नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड से मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड जिसका स्थापना ही, जिसका ध्येय ही छात्रों के सहयोग के लिए हुआ है। मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। मित्रों, अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड में। सर, आप इकोनॉमिक्स विषय से, अर्थशास्त्र विषय सर आपने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ परीक्षा क्वालिफाई किया, उसके बाद सर पीसीएस परीक्षा मेंस में रख के क्वालिफाई किया। सर, इससे जुड़ाव कैसे हुआ सर, और किस तरह से सर इसमें आपका रुचि कैसे पैदा हुई सर इसके? देखिए, इंटरमीडिएट मेरा साइंस ग्रुप से था। जी जी। फिर मैंने अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया तो मैंने एक विषय के रूप में उसे चुना। और मुझे मेरे जो प्रमुख गुरु थे, डॉक्टर एस.एन. लाल जी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह जी, इन सब का मुझे बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने मुझे इस विषय में एक रुचि उत्पन्न की। और उसके बाद अनवरत अध्ययन करते हुए मैंने इस विषय को न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को भी इस विषय के साथ मैंने उत्तीर्ण किया। और जैसा कि मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले एक प्रांतीय सिविल सेवा में एक सिविल सेवक के रूप में मैंने 5 साल काम किया। जी सर। तो इस विषय को लेके एक जुनून था। निसंदेह प्रतियोगियों में एक ये भ्रम रहता है कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। नो डाउट ये आपसे एक मेहनत मांगता है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको कहते हैं ना कि आप सब पूंजी लगाते हैं तो उसका रिटर्न कितना है, तो इस विषय के साथ जो आप मेहनत करते हैं तो इसका रिटर्न आपको बहुत मिलता है। तो ये इस विषय के साथ जुड़ाव रहा। सर, हम आगे बढ़ते हैं सर। तो दूसरा सर हमारा प्रश्न सर ये है सर जैसे कि जब इसका अध्ययन करें सर, रणनीति क्या थी सर आपकी नेट की परीक्षा के लिए, जेआरएफ की परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ पीसीएस मेंस में भी इस सब्जेक्ट आप रखे थे अर्थशास्त्र को, सर रणनीति क्या रही है सर? देखिए, जो मैं आपका जहाँ तक प्रश्न का आशय जो समझ पा रहा हूँ, तो मैं आपके प्रश्न को एक इस तरीके से समायोजित होते हुए उसका उत्तर करना चाहूँगा। देखिए, विषय अर्थशास्त्र में जुड़े हुए जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे नेट या जेआरएफ की बात हो, पीसीएस हो, आईएएस की बात हो, कुछ अलग से एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होता है। ऐसे भी फुटकर में कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें अर्थशास्त्र विषय एक विषय के रूप में मांगा जाता है, जिससे आपने स्नातक और परास्नातक किया हो। तो मैं इस विषय को अध्ययन के लिए अब 2 तरीके की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव सवालों को जाते हैं तो आपको केवल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और इस विषय के साथ बस एक समस्या ये है कि इस विषय में आपकी जो रणनीति है वो हर साल आपको अपडेट करना पड़ता है। जैसे जैसे आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय बजट प्रस्तुत करता है, आम बजट आप लोग पढ़ते हैं, उससे पहले आर्थिक समीक्षा आती है। उसी तरीके से सरकार की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हर साल या प्लान वाइज आती है। उसी तरीके से आप देखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी टाइम टू टाइम पे रिवाइज करता है। तो आपको बस एक नज़र बनाए रखनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एक फाउंडेशन आपको चाहिए। फाउंडेशन का मतलब ये है कि आपका जो कंसेप्ट है उसके लिए कुछ मूलभूत किताबें हैं। अगर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यहाँ के जो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, तो हिंदी माध्यम के छात्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर एस.एन. लाल साहब की कई सारी पुस्तकें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आई, नेट जेआरएफ और अलग परीक्षाओं में भी काम आई।
अंग्रेजी में भी समानांतर पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो प्रतियोगी छात्र अंग्रेजी में अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी एच.एल. आहूजा की पुस्तकें हैं, एम.एल. झिंगन की पुस्तकें हैं, कुछ और एडवांस किताबें भी बाजार में इस समय उपलब्ध हैं। स्टोनियर एंड हे की आप पढ़ सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो बेसिकली इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो पब्लिक फाइनेंस है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, तो कुछ ऐसी बुनियादी किताबें आती हैं जिनका कि अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के दौरान ही उनके प्रोफेसर्स उनको बताते हैं। हम खुद अपने बच्चों को इस तरीके का ट्रेन करते हैं। तो जो किताबें चलती हैं वहां पे वही आपके काम आती हैं, बशर्ते आपको उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। आजकल बच्चों में एक तरीके की बड़ा शॉर्टकट जिसको कहते हैं ना, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तरीके, तो वो एक गलत ट्रेंड चल गया। उससे बच्चे जो है इस विषय से भी दूर हो रहे हैं। और आप देखें कि जो कंपटीशन है, जो सिविल सेवा का जो एक गढ़ कहा जाता था, उसमें भी देखें तो आप एक तरीके का माइग्रेशन है। मतलब बच्चे यहाँ पे भले पढ़ रहे हैं लेकिन वो माइग्रेट कर रहे हैं कहीं और जाके, और उस तरीके से फिर वहां पे जाके वो कोचिंग वगैरह ले रहे हैं। लेकिन जो फाउंडेशन है वो अगर बच्चा ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो हमारे पास आ रहा है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम पढ़ा रहे हैं। हमारे बीए पार्ट 1 में आप देखें तो कम से कम 500 बच्चे इनरोल्ड हैं इकोनॉमिक्स में। तो एक बड़ा है लेकिन उसको हम कितना कैटर कर पा रहे हैं, उसको कैटर कर पाए, इसमें बच्चों की भी हमसे अपेक्षाएं, हमारी भी बच्चों से कुछ अपेक्षाएं, तो हम एक बेहतर तरीके से इस विषय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जी सर एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, जैसे कि सर जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण छात्र जानते हैं सर कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अक्सर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, तो सर उनके मन में एक संशय रहता है या तो एक जानने की उत्कंठा रहती है कि सर इकोनॉमिक विषय का की आगे संभावना क्या है, इसका उपयोगिता का क्या है, कितने क्षेत्र हैं, सर थोड़ा इस पर सर प्रकाश डालिएगा सर। देखिए ये विषय आप देखें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में यही एक ऐसा विषय है जो न केवल कला संकाय में पढ़ाया जाता है बल्कि वाणिज्य संकाय का भी विषय है ये। कई विश्वविद्यालयों में ये गणित और स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको पढ़ने को मिलता है, मतलब साइंस में पढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि पूरा जो मैनेजमेंट है, जो IIMs वगैरह में जो पढ़ाया जाता है वो पूरी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज रहती हैं। आप तो ये देखिए ये बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है। मतलब एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर जब आप कोई एग्जाम देने जाएं, या फर्ज कीजिए आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम ही दिया हो, उसके बाद आप रिक्रूट हुए हो यूजी के लिए, तो आपसे अगर सवाल पूछे गए होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव, उसमें देखें कि आप कितना सेक्शन इकोनॉमिक्स का, तो ये एक ऐसा विषय है कि इसके बिना कोई प्रश्न पत्र नहीं बन सकता। जी सर। आप अगर करंट की बात करेंगे तो भी आर्थिक मुद्दे आएंगे, आप राजनीति की बात करेंगे तब भी अर्थ के केंद्र में चीजें आएंगी, आप सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभार्थियों की बात करेंगे कितने लोग, तो भी आपको इस विषय के मार्फत ही गुजरना पड़ेगा। जो बात आपने कही कि ग्रामीण परिवेश की, देखिए एक तो ये है कि आजकल ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरीके का अभाव नहीं है। जी सर। मतलब सड़कें हैं आपके पास, बिजली आपके पास है, और जो थोड़ी बहुत अभी नेटवर्किंग की समस्या है, लेकिन उसको भी अगर हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जरूरत इसकी है कि बच्चे उसको सही, जो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दी गई है उसको सही इस्तेमाल करें। जी सर। और सही इस्तेमाल करें तो एक तो वो जो गैप है वो खत्म हुआ है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में। दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पे आ गए और आपने शुरू किया, तो आपको इस विषय को, इसकी विषय से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लगातार सर्च करते रहे। और आप ये देखें कि मान लीजिए आपको PhD करना है तो आपकी तैयारी अलग होगी इकोनॉमिक्स में, उसके भी कई सारे स्कोप्स हैं, तमाम सारे NGOs में उनकी उपयोगिता है।
कई तरीके के संगठन हैं, जैसे दिल्ली में NCAER है जो रिसर्च संगठन है, और CMI है जो सर्वे करता है, OMRG ग्रुप है जो सर्वे करते हैं, जो NSSO के सर्वे होते हैं, उन सब में भी आप जा सकते हैं। जी सर। टीचिंग में आप देखते हैं TGT है, PGT है, इन विषयों में भी इस जी सर। विषय की आप लेके उपयोगिता है। सिविल सेवाओं में जाना चाहें तो वैकल्पिक विषय के रूप में आपको कुछ पुस्तकें हिंदी माध्यम में, कुछ अंग्रेजी माध्यम में मिला जुला के आपको पढ़ के निकालना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर पोटेंशियल है कि आपका एक रोड मैप क्या है, कितना समय है आप कितने। फिर आप देखें कि जो SSC वगैरह की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी इसकी भूमिका है। प्री लेवल पे भी है, जहाँ मेंस में लिखवाया गया वहां पे भी इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप देखें कि अगर जिन एग्जाम्स में निबंध आपसे लिखवाया जाता है तो आप देखेंगे जो निबंध के विषय हैं उसमें से कुछ विषय जरूर आपको मिलेंगे जो अर्थशास्त्र से ही जुड़े हुए होंगे। तो इस तरीके से बच्चे को अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना चाहिए कि हमको ये करना है, हमको UG करना है, इसके बाद SSC करना है, हमको PG करना है, उसके बाद हमें PGT करना है, हमको रिसर्च करना, हमें हायर एजुकेशन में जाना, हमें UG के बाद प्रिपरेशन करनी, हमें PG के बाद सिविल सेवा में जाना। तो वो एक अपना पोर्टफोलियो बना लें और बिल्कुल अपने जो जिन से पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, उनके बिल्कुल संपर्क में रहें। मैंने कभी कोई इस विषय को लेके कोई कोचिंग नहीं की। जी सर। बस केवल अपने जो गुरु जी थे जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, बस उनके संपर्क में मैं अनवरत रहा। जी सर। आंसर लिखता था तो उनसे चेक करा लिए, इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं तो उनसे जाने से पहले एक बार पूछ लिए कि भाई किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस विषय को लेके कई सारी परीक्षाएं थी जो मैंने पास की और बिना किसी कोचिंग के, केवल अपने गुरुओं के सानिध्य के साथ। सर अभी आपकी एक पुस्तक उदीयमान भारतीय व्यवस्था का विकास आयोजन आई सर, 3रा एडिशन आया सर इसका भी। जी सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद। सर ये पुस्तक सर किन बातों को ध्यान रख के बनाई गई है और यह किस प्रकार से सर उपयोगी है प्रतियोगी छात्रों के लिए सर? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। देखिए क्या है कि किताबें भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी गई हैं। जी सर। कई सारी प्रचलित पुस्तकें हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन मैंने इस पुस्तक का टाइटल रखा है, आप देख सकते हैं इस पुस्तक का मैंने टाइटल रखा है उदीयमान भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एवं आयोजन। जी सर। तो ये मैंने यही चेंज कर दिया, उदीयमान क्यों? तो लोग पूछते हैं कि भाई ये उदीयमान, अंग्रेजी में इसको आप कह सकते हैं इमर्जिंग इंडियन इकोनॉमी। तो पहला तो एक सोच में बदलाव आप समझिए। आपकी अर्थव्यवस्था अब 1947 की अर्थव्यवस्था नहीं है, आपकी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। और कोविड से पहले 2021 तक, मतलब 2001 से 2021 तक आपकी अर्थव्यवस्था सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो हम अपने बच्चों को अभी तक ये क्यों पढ़ाएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, एक सोच की बात है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो जब बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे, जो पूछने आते थे, उनके जो कंसेप्ट को लेके था, तो तभी मैंने एक दिमाग में फ्रेम किया कि एक ऐसी पुस्तक दी जाए जो इन बच्चों को एक फाउंडेशन दे, एक समग्र जगह, यहाँ से वो फिर शुरुआत करें, फिर और पुस्तकें पढ़ें, लेकिन इससे एक शुरुआत करें, इसको एक फाउंडेशन की तरह हमेशा अपने सिरहाने रखें कि कोई चीज है तो वो आपने इसमें से देख ली और उस अप्रोच को फिर आपने बदलते हुए समय के साथ उसमें ढाला। इसमें कई सारे जो अध्याय हैं जो जैसे मुद्रा के संबंध में उसका जो वर्गीकरण किया गया है, वाटर सिस्टम से बिटकॉइंस तक की जो यात्रा की है, उन सबको हम लोग देखें तो वो पूरा एक आपके सामने एक कंपोजिट देता है। मैंने करीब 3 साल लगाए हैं इस पुस्तक को लिखने में। तो एक अनवरत प्रयास किया। पुस्तक पूरी तरीके से लिखी गई है, बिल्कुल नए सिरे से लिखी गई है। कहीं पे भी इसका एक लाइन या 2 लाइन भी आपको कहीं से नहीं मिलेगा, बिल्कुल लेक्चर फॉर्म में लिखी गई है। मुझे उम्मीद है कि जब कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चल रही हैं,
बच्चे अपने अध्यापकों से उस तरीके से संपर्क में नहीं है जिस तरीके से ऑफलाइन में होते थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। जी जी सर, एक बार जरूर पढ़ें, लाइब्रेरी से पढ़ें, किसी तरीके से पढ़ लें। एक बच्चे ने खरीदी, दूसरे लेके मिलजुल के पढ़ लें, लेकिन एक बार पढ़ें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इस विषय के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक ऐसा है कि इकोनॉमिक्स का जो कहते हैं कि साहब इकोनॉमिक्स को एक लाइन में आप परिभाषित करिए तो कहते हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? निवेश जिसको कहते हैं, कि रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये विषय एक इन्वेस्टमेंट्स है और इसके रेट ऑफ रिटर्न्स के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने बहुत सारे। जी जी सर, तो आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न। जी जी सर, जरूर सर। सर अब हमारे छात्रों के लिए सर कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं सर, उनसे सर एक संदेश, सर आप संदेश क्या है आपका उनके छात्रों के लिए? अब देखिए, मैं बतौर लेखक प्रोज और पोइट्री पे काम भी मैंने किया है, तो अपनी एक पोइट्री मैं जरूर आप लोगों के साथ साझा करूंगा जिसका उन्वान है इम्तिहान। उन सभी बच्चों के लिए जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, अभी उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर रुख नहीं किया है, वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं। उन बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट्स कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी बच्चों को जो मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन रहे हैं, मकतबे हयात में पेचो खम बाकी है। मकतबे हयात में पेचो खम बाकी है। मकतब होता है जिस पढ़ने की जगह, पेचो खम जिसमें टेढ़ा मेढ़ा है, हयात माने जिंदगी। तो मकतबे हयात में पेचो खम बाकी है। अभी इब्तिदाए तालीम है। इब्तिदा मतलब कहते हैं शुरुआत, तो तालीम की अभी शुरुआत है। अभी इब्तिदाए तालीम है, अभी सफर के इम्तिहान बाकी है। और इसको जोड़ती हुई एक दूसरी लाइन है कि वो जहां भी रहेंगे रोशन करेंगे। आप सभी बच्चों को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, ये मेरा एक ऊर्जा देने का है कि जो जहां भी रहे रोशन करें। वो तस्वीर हो एक नए कल की, चिरागे दैर से रोशन जमी है। मंदिर में दिया जलता है, उसको कहते हैं चिरागे दैर से रोशन जमी है। ये दुनिया महज बस इतनी नहीं है, सितारों की आगे जहां और भी, सितारों के आगे जहां और भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। आप हमारे अभिभावक के और साथ साथ बड़े भाई भी हैं। जब भी हमको जरूरत पड़ती है आप सहजता से उपलब्ध रहते हैं। और सर हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं सर कृष्णा एजुकेशन वर्ल्ड पे, उनके लिए भी सर आप बीच बीच में उपलब्ध रहेंगे सर। हमको पूरा यकीन है और छात्रों के सहयोग के लिए हम सब तत्पर रहते हैं सर। आप तो सर जब भी हम आपको सर याद करेंगे, सहजता से आप हमारे बीच उपलब्ध रहेंगे सर। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।